जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेरा विश्लेषण है वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसका कल रात 9:30 बजे एम्स में निधन हो गया। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में तो पूरे देश को पता है, मगर जो मेरे व्यूअर हैं उनको कुछ बातें हम बताना चाहते हैं कि इतना सुखमय जीवन डॉक्टर साहब का था। तो डॉक्टर साहब पंजाब के एक गांव में पैदा हुए 1932 में, और 92 इयर्स का सफ़र रहा। उनकी योग्यता, क्योंकि उनको देश और दुनिया का महान अर्थशास्त्री कहा जाता है और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे, नीतियाँ बनाने में एब्सोल्यूट उनका कोई तोड़ नहीं था। मगर दो बातें होती है किसी के भी जीवन में, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। तो डॉक्टर साहब को कंस्ट्रक्टिव न बना के कांग्रेस ने उनको डिस्ट्रक्टिव यूज किया। अब वैसे भी आज जितनी भी मीडिया है, मीडिया हाउस, और चाहे जो भी राजनेता हों, वो तो सिर्फ अच्छा ही बोलेंगे। कहावत भी है कि आदमी बुरा भी हो, उसके जाने के बाद लोग एक बार तो श्रद्धांजलि देने के लिए अच्छा ही बोलते हैं। तो अच्छा बोल देना ये तो एक आम बात हो गई। सच में अच्छा होना, तो मनमोहन जी सच में एक अच्छे व्यक्तित्व थे, मगर उनको कांग्रेस ने एक कठपुतली प्रधानमंत्री बनाया। उनको हमेशा डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की तरफ ले गई कि जिन नीतियों से देश का विकास होना चाहिए उन नीतियों को विपरीत दिशा में लेके जाना। क्योंकि कांग्रेस की मंशा कभी नहीं रही कि देश एक समृद्ध भारत बने और अपना देश स्वावलंबी हो। अगर बात बता दें कि अगर चीन इतने जल्दी अगर फला फूला तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अपने देश का था। और डॉक्टर मनमोहन साहब तो सिर्फ एक स्टैंप, रबर स्टैंप प्रधानमंत्री थे। इनके ऊपर तो सुपर सीएम, सुपर पीएम सोनिया गांधी बैठी थी और ये इशारों में काम करते थे। इसका एक जीता जागता सबूत था कि जब एक ऑर्डिनेंस लाया गया था कि जितने भी देश में क्रिमिनल टाइप के लोग हैं उनको उनकी प्रॉपर्टी जब्त न की जाए, उनको छोड़ दिया जाए। हाँ, अच्छा हुआ कि वो ऑर्डिनेंस राहुल गांधी ने फाड़ दिया। अगर वो ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ा होता तो आज डॉक्टर मनमोहन साहब के बाद नरेंद्र मोदी ने जो कार्रवाई करके भगोड़ों से अरबों रुपए छीनकर भारतीय राजकोष में जमा किया, वो चीज़ संभव नहीं हो पाती। तो इसके लिए ये दर्शाता है कि कोई चीज़ चाह के भी डॉक्टर मनमोहन सिंह कर नहीं पाते थे। और दूसरी बात कि जब पहली बार
चंद्रशेखर सिंह की सरकार थी और देश में अर्थव्यवस्था ऐसी घसड़ चुकी थी कि कुछ पर्याय नहीं था। तो डॉक्टर मनमोहन साहब ने देश का पूरा सोना, उस समय ये चंद्रशेखर सिंह के सरकार में भी वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे, और इन्होंने देश का सोना गिरवी रखवाया। दूसरी बात कि 2004 तक भारत विश्व के छठे पायदान पर खड़ा था, मगर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने न चाह के भी उन नीतियों को लागू किया जिससे कि देश में सत्ता विरोधी, मतलब देश विरोधी ताकतें हावी हुई, क्षेत्रीय छत्रपों का राज हो गया और अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एकदम नीचे चले गया और सारा माल इंपोर्ट किया जाता था चाइना से। तो चाइना की जो कांग्रेस की EMU साइन किया राहुल गांधी और सोनिया गांधी जाकर, वो भी एक नीति देश के खिलाफ थी। और तीसरी बात कि UPA 2 में जो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे, तो देश के दूसरे प्रधानमंत्री साबित हुए। पहले थे राजीव गांधी, जिनके ऊपर बोफोर्स तोप सौदा के घोटाले चिपक गए थे, और आज भी संदेह बना हुआ है, कभी भी सरकार उनकी फाइल फिर से खोल सकती है और उसमें कत्रोची की क्या भूमिका थी पता चल जाएगा। तो दूसरे प्रधानमंत्री हुए जिसके टाइम पे कोल घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 3G, जीजाजी, कॉमनवेल्थ घोटाला, मतलब ऐसे घोटाले हुए, 1760 घोटाले, और शायद उन घोटालों के बाद ही कांग्रेस पार्टी अपने समापन के तरफ चली गई। ऐसा एक्सपोज हो गई कि पिछली बार 4000 किलोमीटर पद यात्रा करने के बाद भी कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी को सत्ता नहीं मिला। ये पूरा आ जाएगा 550, तो सत्ता नहीं मिली। और उसके बाद ही डॉक्टर साहब अज्ञातवास में जैसे चले गए, बीमार ही रहते थे, मगर राज्यसभा सांसद उनको कांग्रेस ने बना के रखा। हाँ, इनके नाम एक रिकॉर्ड है कि 7 बार राज्यसभा जाने वाले देश के पहले व्यक्ति थे जिसको लगातार 7 बार राज्यसभा से चुना गया, और शायद इनके साथ जनाधार भी नहीं था। भले इनको कहने के लिए कहा जाए कि विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे, मगर अपने क्षमता पे कभी चुनाव लड़कर सत्ता में आने की क्षमता नहीं थी। तो इसके लिए सिद्धू ने कहा था कि ये सरदार है मगर असरदार नहीं है, और शायद बाद में कांग्रेस में जाने के बाद कहा कि सरदार भी है असरदार भी है। तो एक सरदार होकर असरदार नहीं रह पाए, सिर्फ एक परिवार के प्रति वफादार थे, और कांग्रेस पार्टी उस वफादारी के बदले में इनको बार बार राज्यसभा भेजती थी। तो ये बात बरसों तक याद किया जाएगा। कुछ नीतियाँ थोप दी गई, जाते जाते राइट टू फूड का जो इन्होंने बिल पारित करवाया, वो आखिरी
सेशन में करवाया। मतलब जब तक कांग्रेस की सरकार थी देश में, किसी को कोई राइट नहीं दिया फूड का, और जाते जाते देश को खोखला करने के लिए राइट टू फूड का ऑर्डिनेंस पास करवाया, जो कि लाखों करोड़ रुपए देश के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन हो गया कि ज़रूरतमंदों को तो कम में अगर मिले तो कोई आपत्ति नहीं, मगर जो सक्षम है, जो सबल है, उनको भी राइट टू फूड की क्या ज़रूरत थी। ये बात सबके जहन में है। मनरेगा को भी कांग्रेस एक बड़ी उपलब्धि बताती है, मगर आज जो देश गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हमारा वीडियो देखते होंगे तो उनको ज़रूर पता होगा कि मनरेगा में आज भी एक बैकडोर से पैसा कमाने का जरिया है, मगर सरकारें मजबूर हैं, क्या करें, जानकर भी आंखों के सामने मनमोहन सिंह की तरफ पट्टी बंध जाती है कि मनरेगा जैसे कानून को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जो नहीं हो पाया। अब ऐसे तो कहने को मेरे पास बहुत शब्द है, मगर आज के दिन सब बातें कहना उचित नहीं है। मैं आखिरी शब्दों में डॉक्टर मनमोहन साहब को श्रद्धांजलि देता हूं कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।